हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा था, हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सेवेंथ क्लास के हिस्ट्री का। तो इस थर्ड चैप्टर में जो पहला पार्ट था हमारा वो कंप्लीट होता है। ये अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पूरे दिल्ली सल्तनत को कवर कर लेंगे और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो लास्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के बारे में पढ़े थे। अब अगला हम लोग देखेंगे तो इस पूरे प्रशासन में क्या क्या चीजें थी। तो इसको हम समझेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में कहा जा रहा है कि उस टाइम में जो खिलजी वंश था और तुगलक, जो स्टार्टिंग के जो भी दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे, वो अपने प्रशासन में गुलामों को रखना ज्यादा पसंद करते थे। तो इन गुलामों में आप देखेंगे, जो गुलाम होते थे उनको सूबेदार का पद दिया जाता था। अब ये पूरा हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब लास्ट का जो भी टॉपिक बचा है उसमें क्या क्या चीज देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि खिलजी और तुगलक, तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन को अगर हम देखें तो उस प्रशासन की पूरी व्यवस्था को हम इसमें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो साम्राज्य का प्रशासन है। साम्राज्य का प्रशासक जो है वो प्रशासन के पद पर, जो भी प्रशासनिक पद था उसमें किसको रखता था? गुलामों को रखता था। गुलाम को सूबेदार नियुक्त करता था। नियुक्त करता था। इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? फारसी में इनको बंदगाह कहा जाता है। बंदगाह। ये जो गुलाम होते थे वो राजा के प्रति उत्तर के प्रति वफादार होते थे। गुलाम राजाओं के प्रति, राजा के प्रति वफादार होते थे। वफादार थे। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, उनके प्रति, उनके प्रति गुलाम जो थे, गुलाम वफादार नहीं थे। इसका कारण हम जानेंगे। वफादार नहीं थे, इसका कारण हम आगे जानेंगे कि क्यों नहीं थे। ये एक होता है। अगला जो प्रशासन में हम लोग देखते हैं, एकता की व्यवस्था आती है। काफी इंपॉर्टेंट है एकता व्यवस्था। इस एकता व्यवस्था में जो एकता है, एकता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भूमि का इलाका। भूमि का इलाका। ये जो भूमि का इलाका है, चाहे हम बात करें तो उनको क्या क्या चीजें अधिकार में आता है? राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। इनको सैनिक अभियान का नेतृत्व दिया जाता है। अगला देखिए, तो ये नियम भी बना सकते हैं। ये भूमि का जो इलाका है, इस पर किसका अधिकार होता था? इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति या इक्तेदार भी कहा जाता था। मुक्ति, ये भूमि के अधिकार क्षेत्र वाले को कहा जाता है, अधिकारी को कहा जाता है। ये हो गया। इन इक्ताओं पे किसका नियंत्रण? अब ये इक्ता जो ऐसी प्रणाली थी जिसमें जो भी इस पद पे नियुक्त किया जाता था उनको सैनिक अभियान का नेतृत्व करना पड़ता था। वो उस भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे, जिसे जो सैनिक रखते थे उनका वेतन देने के अलावा जो बचता था उसको राजा को देना पड़ता था। साथ में उसके लिए नियम भी बना सकते थे। और इसको कहा क्या जाता था? इस अधिकारी को कहा जाता था, आपको मुक्ति कहा जाता था। इस मुक्ति पर भी नियंत्रण रखा जाता था कि क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये जो भूमि का इलाका है इसे ज्यादा राजस्व इकट्ठा करे और सब अपने लिए रख ले।
इसको तो सैनिक अभियान का भी नेतृत्व दिया गया था कि ये ज्यादा से ज्यादा सैनिक रखे, और ये सैनिक जब राजा को युद्ध के लिए इस्तेमाल में लाना हो तो ये सैनिक सहायता राजा को प्रदान करे। तो ऐसा ना हो कि ये मुक्ति अधिक से अधिक संख्या में सैनिक रखे और कभी राजा पे ही अटैक कर दे। तो इसलिए इस मुक्ति पे भी नियंत्रण रखना पड़ता था। तो अब इस पे हम अगला जो देखेंगे, अगला हम यहाँ लिखते हैं मुक्ति पर नियंत्रण। ये जो मुक्ति अधिकारी थे उस पे नियंत्रण कैसे रखा जाता था। मुक्ति पर नियंत्रण सबसे ज्यादा ये नियंत्रण कौन रखा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सबसे ज्यादा मुक्ति पर नियंत्रण लगाए हुए थे। तो इसके काल में हम देखेंगे कि जो मुक्ति होते थे उनको अनुवांशिक अनुवांशिक पद नहीं दिया जाता था, पद नहीं प्राप्त था। इसका कारण क्या था कि ऐसा ना हो कि ये जो जमीन है, जो जो भी जमीन का इलाका इन एकता को दिया इन मुक्ति को दिया जाता है, ऐसा ना हो कि अब इनके बाद जो इनका पुत्र या जो भी इनके वंश में आए वो भी इस जमीन का हकदार हो। इसलिए इनको अनुवांशिक पद से ही हटा दिया गया था। ऐसा कोई पद इनको नहीं दिया गया था। दूसरा देखिए, ये तो पहला इनका था नियंत्रण। दूसरा नियंत्रण था कि ये सीमित सैनिक रख सकते हैं, संख्या रखना होता था। सीमित सैनिक संख्या रखने का मतलब क्या होता था कि ऐसा ना हो कि मुक्ति को ये अधिकार जो दिया गया था कि ये सैनिक अभियान का नेतृत्व करे, मतलब सैनिक को इकट्ठा रखे, सैनिक की व्यवस्था बनाए रखे, और जब राजा को जरूरत पड़े तो ये सैनिक सहायता उनको दे। तो ऐसा ना हो कि जितना इनको रखने का आदेश मिलता तो उतना ही इनको रखना था। ये नहीं कि ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सैनिक बना के रखे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर ये ज्यादा मात्रा में सैनिक को इकट्ठा करके रखेंगे तो कभी ये राजा से भी युद्ध छेड़ सकते हैं। तो इसलिए ये भी अधिकार इनको नहीं दिया गया था। तीसरा जो हम पॉइंट देखते हैं वो था कि स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब था कि जो एक भूमि का इलाका है, ऐसा नहीं कि ये मुक्ति परमानेंट इस ही इलाके पे रहेगा। हमेशा इसको चेंज किया जाता था कि ताकि वो उस जगह पे ज्यादा शक्तिशाली ना हो सके। इसलिए बार बार उनके स्थानों को बदला जाता था। अगला जो पॉइंट देखते हैं कि राजस्व का रिकॉर्ड रखना। सबसे ज्यादा ये काम कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। जो राजस्व ये इकट्ठा करते थे इस भूमि के इलाके से, उस राजस्व का भी लेखा जोखा रखा जाता था। इसके लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था कि ऐसा ना हो कि जो मुक्ति है, जो भी अधिकारी है, जो जमीन का उपज ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये अपने पास न रख ले। इस पे भी नियंत्रण रखा जाता है, इसका भी लेखा जोखा उनसे लिया जाता था। अब हम देखेंगे खिलजी और तुगलक काल में टैक्स व्यवस्था कैसी थी। तो उस टाइम में अगर देखें, अब पहले हम इसको रेट कर लेते हैं कि इसमें इतना ही चीज दिया गया है जितना यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि खिलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे। ये बंदगाह कौन था? गुलाम था। गुलाम के लिए फारसी में ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाए जाते थे। ये निम्न वर्ग के लोग क्या थे? गुलाम ही होते थे, जिनको प्रशासनिक राजनैतिक पद दिया जाता था, और लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए जाते थे इन लोगों को। लेकिन इससे जो राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। जो भी ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उनको ये पसंद नहीं था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऐसी राजनीतिक पद दिया जाए। अब देखिए कि गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षण के प्रति तो वफादार थे। जो भी उनके मालिक होते थे, जो भी गुलाम थे, वो अपने मालिक के प्रति तो वफादार थे। लेकिन अगर उनका उत्तराधिकारी, अगर उनका संतान अब राजगद्दी पे बैठेगा, तो है ऐसा था कि ये गुलाम उनके प्रति उतने वफादार नहीं होते थे। इनको वो पसंद नहीं होते थे कि उनको पता था कि हो सकता है कि वो उनको इस पद से हटा भी दे। इसलिए ये उनके प्रति उतने वफादार नहीं होते थे। तो मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं।
सुल्तान को अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठने की ही प्राय नए और पुराने सरदार के बीच फूट पड़ जाते थे। जो भी ये सामंत थे, जो भी ये गुलाम थे, उनको जैसे ही नया कोई शासक गद्दी पर बैठता था तो इनके बीच में टकराव होने लगता था। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था, क्योंकि ऊंचे जो पद के लोग होते थे उनको ये पसंद नहीं था कि जो अच्छे से अच्छे जो भी राजनीतिक पद हैं वो इन गुलामों को दिया जाए। अब देखिए कि और फारसी तारीख के जो जो लेखक थे वो भी इसके बारे में लिखते हैं कि उनका भी कहना था कि जो निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। जो भी सुल्तान थे, जैसे अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, जो भी इन सुल्तानों जैसे इल्तुतमिश थे, ये जो सुल्तानों के का इस्तेमाल करते थे, उनको ऊंचे जो पद दिए जाते थे, राजनीतिक पद दिए जाते थे, उसके बारे में जो तारीख के लेखक है वो इनकी आलोचना भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक ने भी इसका तो पालन किया। वो लोग भी गुलाम को ही रखते थे। खिलजी ये भी कंटिन्यू किए। खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। और ये इलाके क्या कहलाए? इक्ता कहलाए। जो भूमि का इलाका था, भूमि का इलाका क्या कहलाए? इक्ता कहलाए। इक्ता कहलाए। इन भूमि पर जो इक्ता, जिसको ये भूमि दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। इलाका कहलाए। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी क्या कहलाए? इक्तादार या इक्तादार या मुक्ति कहलाए। मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि वो क्या कह रहे? सैनिक सहायता दे, सैनिक अभियान का नेतृत्व करे, जो हम पिछले इसमें लिख चुके हैं। सैनिक नेतृत्व करे, अपनी एकता को कानून और व्यवस्था बनाए रखे। जो भी इनको ये भूमि का इलाका दिया जाता है वहां पे ये कानून बनाए, कानून बनाए। इसके अलावा अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल। अब ये सैनिक तो रखे हैं, और इन सैनिकों का वेतन कहाँ से ये लाते थे? तो इन भूमि के इलाकों से राजस्व वसूल करके इन सैनिकों का वेतन देते थे। अब देखा जाता है कि अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन भी मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल करके देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी क्या था? सबसे प्रभावी तरीका था कि इनको कोई भी अनुवांशिक पद न दिया जाए, ताकि ये भूमि का जो इलाका है इसके बाद के भी जनरेशन को वो मिल सके। ऐसा नहीं था। इनको सबसे पहले तो वंश परंपरा को बंद किया गया। एकता थोड़े थोड़े समय के लिए बदल दिए जाते थे। इनका जो ये भूमि का इलाका था हर कुछ समय के बाद बदल दिया जाता था, हस्तांतरित कर दिया जाता था। इसके अलावा जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। अब इन मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की जो रकम होती थी उसका भी हिसाब किताब रखा जाता था। राज्य लेखा जोखा इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कि वो जो ये मुक्ति है उसके जो जो राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं उसका लेखा जोखा रखे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूली तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखने, जो संख्या इनको तय किया गया है कि इतनी संख्या में इनको सैनिक रखना है, उससे अधिक ये नहीं रख सकते थे। इन सभी चीजों पर निगरानी रखा जाता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में लाए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों अधिकारियों में आ, तो क्या हुआ? यहाँ देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में को भी अपने अधिकार में लेने गए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदार को भी अपनी सत्ता के आगे झुका लिया था। अब इनका विस्तार हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था, तो इसके कारण क्या था कि अब इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। तो इसमें अब ये लोग जो अमीर जमींदार थे उन सबको भी अपनी सत्ता की तरफ
झुकाने लगे थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब इनके काल में आने के बाद क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी जो भू राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार एकता को दिया गया था, अब ये अपने नियंत्रण में लेने लगे थे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था। अब कोई भी स्थानीय अधिकारी इन कर की वसूली नहीं करेगा, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासन ने जमीन की पैमाइश की। पैमाइश का मतलब क्या होता था? अब उनका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा जाता था, उसका नाप तौल किया जाता था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने करने लगे, और उस समय तीन तरह के कर लगाए जाते थे। अगर दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था को देखें, कर व्यवस्था, तो इसमें सबसे पहला जो आता है, खराज कर आता है। पहला कर क्या था? खराज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। खराज का मतलब क्या होता है? कि जो कृषि पर लगाया गया कर, लगाया गया कर खराज कर कहलाता है। ये कृषि उपज का कितना होता था? 50% होता था। ये पहला कर था। दूसरा जो कर था वो था आपका मवेशी कर। जो भी मवेशी रखते थे उनसे भी कर वसूल किया जाता था। तीसरा था आपका घर कर। घर कर, जो भी घर बनाए जाते थे उससे भी कर इकट्ठा किया जाता था। तो इस तरह से क्योंकि इनका जो साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो इसके लिए इनको उस धन की आवश्यकता थी। क्योंकि विस्तार करने के लिए क्या होता था कि दूसरे के राज्य पर ये लोग आक्रमण करते थे। उस आक्रमण के लिए इनको सैनिक रखना पड़ता था। वो सैनिक बिना वेतन लिए तो रहेंगे नहीं, तो उसके वेतन कहाँ से ये लोग इकट्ठा करें? इसलिए ये लोग कर व्यवस्था जो था उसको सख्ती से पालन किया, और अलग अलग तरह के बहुत सारे कर लगाए, जिससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा किए, और उस राजस्व से ये सैनिकों का वेतन भी देते थे, और बाकी जो भी प्रशासन के कार्य होते थे उसको संपन्न करते थे। तो ये था हमारा कर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत का। अब हम देखेंगे कि यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सल्तनत के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के जो क्षेत्र थे वो सभी वो सभी इनके अधिकार से छूटने लगे थे। अब इस तरह से अब हम देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार का दौर चल ही रहा था, तो उस टाइम में हम देखेंगे कि जो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण बढ़ते जा रहा था। ये मंगोल जो थे, जो 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, उस पे हमला कर रहे थे। उस हमले के इसके शीघ्र बाद वो लोग क्या किए कि इनको दिल्ली सल्तनत की उन्नति दिखाई दी कि बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। तो इसलिए देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का बहुत ज्यादा आक्रमण देखने को मिलता है। इसके मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, और उनके आक्रमण से बचाने के लिए भी एक विशाल सैनिक की आवश्यकता पड़ी। और इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती का सामना था, क्योंकि उन इतने बड़े सैनिकों का किस तरह से निर्वहन किया जाए, उसको किस तरह से वेतन दिया जाए, क्योंकि मंगोल का आक्रमण बढ़ते जा रहा था। तो राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इनको सैनिकों की जरूरत पड़ी। अब हम लोग देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था। तो अब जो पहले हम तालिका में देखे हैं कि 5 राजवंश थे, उसमें अब तुगलक वंश के बाद 1526 में तक दिल्ली तथा आगरा पर किसका शासनकाल था? तो उस टाइम में सैयद और लोधी, ये जो लास्ट के 2 राजवंश है, सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध होती और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में जो अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभर के सामने आ गए थे।
इसी काल में। इस काल में हम देखेंगे कि स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे, फिर भी वो बहुत शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के कि एक छोटे से इलाके का प्रबंधन करना शुरू कर दिया, और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि उन्होंने मुगल साम्राज्य जो हुमायूं थे उनके शासनकाल में आक्रमण किया और उनको पराजित भी किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने 15वीं वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त किया। महान सम्राट अशोक ने जब मुगल साम्राज्य का समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया था। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या था कि पूरे दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि जैसे जैसे मंगोलों का आक्रमण होते चला गया, तो दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं कमजोर होते रहा, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। और इस कारण से देखेंगे कि अब दिल्ली का जो बाकी और बाद के जो भी शासक थे वो उतने भी अ, योग्य नहीं थे, जिसके कारण ये दिल्ली सल्तनत का पतन भी स्टार्ट हो गया था। और लास्ट का जो आपके शासक थे, लोधी, इब्राहिम लोधी के साथ राजपूतों का भी, राजपूत वंश का भी युद्ध होने लगा, जिससे फिर धीरे धीरे यहाँ पर अब मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो अब एक और चीज देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इनके तुलना करने की बात कही गई है वर्सेस एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इन दोनों की व्यवस्था कैसी थी? ये आक्रमण की व्यवस्था कहे तो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी, अस्थाई सेना रखी, और ये बचाव की नीति को अपनाया, आक्रमण की नीति को नहीं अपनाया, बल्कि बचाव की नीति अपनाई। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये क्या किया, युद्ध की योजनाएं बनाई, और युद्ध में ज्यादा समय लगाया, युद्ध की योजनाएं बनाई, ये अपने आप को युद्ध से बचाया नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तो ये भी अस्थाई सेना भी रखी थी, अस्थाई सेना भी रखी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, ये गैरिसन शहर जो था, किलेबंद शहर, वहीं तक अपने आप को सीमित रखा। ये गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर का मतलब क्या था, एक किलेबंद शहर बनाया जिसमें सभी सैनिकों को रखा जाता था। लेकिन ये क्या किया, सैनिक छावनी बनाई, युद्ध करने के लिए सैनिक छावनी बनाई। अगला देखिए कि इनका जो टैक्स सिस्टम था, ये टैक्स जो लिए वो उपज का 50% था, लेकिन ये अतिरिक्त कर लगाए, इस 50% के अलावा भी कर लगाए। ये सैनिक को नगद वेतन देते थे, ये भी नगद वेतन देते। इनका बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली बहुत ही, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली काफी सफल रही। ये क्या किए, ये टोकन मनी चलाए, जो काफी असफल रहा है क्योंकि ये सस्ती धातुओं से बने हुए थे, धातु की थी। तो ये जो आपका है, ये इन दोनों की तुलना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।